नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने देशों के बीच सदियों पुराने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को स्वीकार किया और भारत गुयाना संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दौरान भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि गोवर्धन योजना भारत की जैव ईंधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस बजट में यह घोषणा की गई है कि हम इस योजना के तहत 500 नए संयंत्र लगाएंगे। भारत की सौर, पवन और बायोगैस क्षमता हमारे निजी क्षेत्र के लिए किसी सोने की खान या तेल क्षेत्र से कम नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की हरित विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम 3 लाख से ज्यादा वाहनों को स्क्रैप करने जा रहे हैं। ये बजट भारत के भविष्य की सुरक्षा का अवसर है। बजट नीतियों को लागू करने के लिए हमें सामूहिक रूप से और तेजी से काम करने की जरूरत है। भारत में सोलर, विंड, बायोगैस का जो पोटेंशियल है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी गोल्ड माइन या ऑयल फील्ड से कम नहीं है। फ्रेंड्स, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। हालांकि इसके लिए उन्हें रेगुलर बेल की अर्जी देनी होगी। इसके साथ साथ कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR को एक जगह क्लब करने का भी आदेश दिया है। बताते चले कि पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। खेड़ा को IGI एयरपोर्ट से असम पुलिस के अधिकारियों ने तब गिरफ्तार किया जब वो रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार हो चुके थे। इस मामले में पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें विमान से उतारने के लिए झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि मेरे सामान के साथ कुछ समस्या है, हालांकि मेरे पास केवल हाथ में रखने वाला ही सामान था। आगे उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई है और मैं इसे लड़ने के लिए तैयार हूं। हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो FIR देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए। असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बल्लारी में विजय संकल्प समावेश को संबोधित करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सरकार ने सालों तक भारत पर हुए हमलों का पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। हालांकि मोदी सरकार ने सभी को माकूल जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कितने आतंकी हमले हुए, लेकिन आज तक कभी कोई एक्शन लिया गया? मोदी सरकार में पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा पर हमला किया, लेकिन 10 ही दिन में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। मित्रों, देश को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस सालों से कांग्रेस पार्टी सोनिया और मनमोहन सिंह
साल तक रहे, कई सारे हमले हुए, पाकिस्तान के कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी ने उस वक्त भी पाकिस्तान में हमला किया, पुरी और पुलवामा पर 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। पंजाब में आज खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला कर दिया। इनके हाथों में बंदूकें और तलवारें थीं। ये लोग संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उग्र भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन ये उन्हें तोड़कर अंदर घुस गए। झूमा झटकी में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पुणे में G20 के एक कार्यक्रम में कहा कि हम आज यहां तब इकट्ठे हुए हैं जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने कहा कि G20 विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं में एक बहुत कठिन क्षण में G20 की अध्यक्षता एक बहुत विशेष जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री ने कहा कि डिजिटल ने हमारे जीवन को बदल दिया है। हर बार जब आप उस स्क्रीन को देखते हैं तो आप कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन कोई और भी आपके बारे में कुछ सीख रहा होता है। उन्होंने कहा कि आपकी पसंद, नापसंद, मांग और पसंद को सभी को जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक डिजिटल लेन देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में योगदान देता है, क्षमताओं के निर्माण में योगदान देता है, जो आने वाले वर्षों में राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन का निर्धारण करेगा। It's not just things that go off track. Sometimes there are new factors at play. And one of the factors at play is something which every person in this room is familiar with, because I see you all holding it in your hands, and that is digital. We still haven't fully appreciated how much digital has changed our lives. How much it has changed our life, because every time you look at that screen, you are learning something, but somebody else is also learning something about you. Your habits, your likes and dislikes, your demands, your preferences are all being captured even as you are looking at that screen. उधर बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 फरवरी को मध्य प्रदेश के खजुराहो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश का बजट 1 मार्च को पेश किया जाएगा। इससे पहले शिवराज सिंह ने बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। यूपी की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है। इस बजट को विपक्षी दलों ने दिशाहीन बताया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दलों को जवाब दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा कहने को नहीं बचा है। उनके शासनकाल के जो कारनामे हैं वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान और समझ रही है। उनको याद है कि वो गुंडा राज था, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि सरकार की पूरी व्यवस्थाओं पर लूट खसोट का जरिया समाजवादी पार्टी का शासनकाल बन गया था। आज भाजपा की सरकार में बेहतर से बेहतर सरकार देश को मिल रही है और प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा जैसा कोई नहीं है। पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा कहने को नहीं बचा है। उनके शासनकाल के जो कारनामे हैं वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान रही है, समझ रही है। उनको याद है ये गुंडा स्टेट था, ये लूट स्टेट था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार थी। मंत्री को एक दिन बर्खास्त किया, दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री की ओथ कराई, खनन विभाग को लूट का अड्डा बनाया था। सारे सरकारी जो संसाधन थे, चाहे टेंडर्स हों, हमारे जो सरकारी ज़मीनें हों, सरकार की पूरी व्यवस्थाओं पर लूट खसोट का जरिया समाजवादी पार्टी का शासनकाल बन गया था। और जितने भी जिले जो माफिया थे, गुंडे थे, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी, निकलना मुश्किल था। एंटी रोमियो स्क्वाड ने 16,000 मुकदमे दर्ज के 20,000 लोग जेल गए। दिल्ली एमसीडी के बाद अब भाजपा ने गुरुवार को जासूसी मामले में आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताओं अफसरों की जासूसी करवाने के मामले में आज दूसरे दिन भी आप दफ्तर के बाहर हंगामा किया। इससे पहले बुधवार को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मामले में आप के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पार्टी कार्यकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है।
बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध किया गया। इस मौके पर धामी ने कहा कि इस रोपवे परियोजना के पूरा होने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा। इस रोपवे परियोजना के बनने के बाद श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में सुगमता होगी। अभी पैदल मार्ग में यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। रोपवे बन जाने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट में श्रद्धालु यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे। इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी ही, उसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी लोगों के रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। आज बड़ा हम लोगों के लिए एक मैं कहूँ शुभ दिन है कि यमुनोत्री धाम जो कि हमारा विश्व प्रसिद्ध धाम है, उसकी जो यात्रा है थोड़ा कठिन है, वो यात्रा आगे चलकर सुगम और सरल होगी, लोगों के लिए आसान होगी, कम समय में हो पाएगी। और आज 167 करोड़ रुपए का MOU आज हस्ताक्षर हो गए हैं, आज MOU पर साइन हो गए हैं और जल्दी ही इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से जल्दी यह कार्य हमारा तय समय सीमा पर होगा और निश्चित रूप से जो पर्यटन और तीर्थाटन करने वाले लोग हैं उन सभी के लिए आसानी होगी, सरल होगी। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।